नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं, जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा है, एचटेट लेवल 1 यानी कि पीआरटी का 2020 का क्वेश्चन पेपर। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा आज का मैथमेटिक्स, जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो 2020 का क्वेश्चन था पेपर। तो जैसा कि मैं ये लेकर के आया हूँ क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ प्रतिशत, जैसा कि आपने पेपर देखा भी होगा, कुछ प्रतिशत इसमें पेडागोजी भी है। पेडागोजी का मैं अलग से वीडियो में अलग से निकाल देता हूँ ताकि फ्लो बना रहे। तो उसके पर्सन लास्ट का जो हमारा वीडियो रहेगा, इसके टोटल 30% मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं। जैसे आपने सिलेबस चेक किया होगा, तो उसमें से जो पेडागोजी से रिलेटेड पर्सन होंगे वो उसका अलग से वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो शुरू कर देते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है, एक वर्गाकार मैदान के ऊपर है, 50 मीटर लंबाई का है एक वर्गाकार मैदान। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, पहला प्रश्न, और ये आई थिंक ए कोड है इसका, और ये है प्रश्न नंबर 91। अगर आप मैच कराना चाहो 91 का प्रश्न है ये। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा पहला, या मैं 91 ही लिख देता हूँ, ये 91 प्रश्न नंबर है ये। ये कहता है कि एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है। एक वर्गाकार मैदान दिया गया है, 50 मीटर लंबाई का है। 50 मीटर लंबाई का एक वर्गाकार मैदान है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर, इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। इसके अंदर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है, चारों ओर बना हुआ है, चारों ओर 6 मीटर का, यानी कि 6 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च। मार्ग पर, ये जो मार्ग बना हुआ है, मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी डलवाने का खर्च निकालना है, कितना होगा, यह प्रश्न दिया गया है। यानी कि एक वर्गाकार मैदान है, उसके अंदर की तरफ 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। 6 मीटर चौड़ा रास्ता जो है, उस पर मिट्टी डलवाने का खर्च बताना है। यदि एक वर्ग मीटर पर कितने रुपए खर्च हों, 30 रुपये, एक वर्ग मीटर पर 30 रुपये खर्च हों। तो जैसा कि आपको प्रश्न को समझना चाहिए कि अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल जाए, यानी कि जो 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, अगर उसके क्षेत्रफल का पता चल जाए तो हम मिट्टी डलवाने का खर्चा भी निकाल देंगे। जैसा कि आपको प्रश्न में दिख रहा होगा, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। और वो कैसे निकलेगा, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाऊं कि ये जैसे एक वर्ग है, ये एक वर्ग है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, तो ये 50 होगी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं इसकी, 50 मीटर इसकी लंबाई जो है सारी बराबर हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अंदर एक रास्ता बना हुआ है, ये इस तरह से एक रास्ता, ये रास्ता बना हुआ है, यानी कि ये रास्ता है हमारा, ये रास्ता बना हुआ है चारों ओर, ये रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बाहर वाला कंप्लीट है, मतलब ये आपको जो 50 मीटर लंबाई, प्रत्येक लंबाई का एक जो वर्ग दिया गया है, इसके कुल क्षेत्रफल में से ये अंदर अंदर का जो रास्ता निकालने के बाद में ये जो अंदर अंदर का जो एरिया बचेगा, ये घटा दिया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। और कैसे निकलेगा, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए मैं लिखूंगा डायरेक्ट, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो किसके बराबर आएगा, वो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, जो बाहर वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल, यानी कि 50 का वर्ग होगा, वो 50 का वर्ग माइनस में। अब बारी ये आती है कि अंदर वाला जो
वर्गाकार क्षेत्र बचेगा उसका, या आयताकार बचेगा, बचना तो वर्गाकार ही चाहिए क्योंकि चारों तरफ वर्ग ही बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल इसमें से हमें घटाना पड़ेगा अंदर वाले का। अब इसकी ये भुजा देखो, इसकी ये वाली भुजा लगा लो, चाहे ये वाली भुजा, चाहे ये वाली, चार भुजाएं जो कोई भी एक भुजा ले लो आप। जैसे आपने ये भुजा ली तो ये वैसे तो देखो ये टोटल 50 था, अब इसमें से इस टोटल में से इस 50 में से कितना कम हो गया, ये वाला लंबाई कम हुई और एक ये वाली लंबाई, इस तरफ वाली लंबाई, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई कम हो गई, जो कि 6 मीटर है। ये कितनी है चौड़ाई इसकी, 6 मीटर गिवन है ये। तो 6 मीटर इस तरफ कम हो गई, 6 मीटर इस तरफ कम हो गई, तो इस भुजा की लंबाई आ जाती है, टोटल 50 थी ना, तो उस भुजा की लंबाई आ जाएगी 50 में से 6 माइनस का 6 यानी कि 12 घट जाएगा, 38 मीटर लंबाई बनेगी इसकी। इसी तरह से ये भी 38 बनेगी, ये भी 38 बनेगी, ये भी 38 बनेगी। आप किसी का भी देख सकते हो, मतलब दोनों दो तरफ से 6-6 मीटर कम हो जाएगी, यानी कि वास्तविक लंबाई का जो अंदर वाला वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई आएगी 38 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 38 का वर्ग के बराबर। अब 38 का वर्ग निकालना होगा तो आप गुणा करोगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, 8 8 64, 6 8 तिया 24 और 6 30, 3 8 24, 3 तिया 9 2 11, 4 4 4 1444 आता है, और यह आता है 2500 पूरा 50 का वर्ग। इसमें से 1444 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 4 में 4 गया 0, 1056 आएगा, यानी कि 1056 वर्ग मीटर हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 1056 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पर 30 रुपये खर्च हो रहे होंगे, तो 1056 पर कितने खर्च होंगे, 1056 को 30 से गुणा कर दीजिए। 1056 को 30 से गुणा, 1056 को 3 से कर लो पहले आप, 3 से क्या 18, 3 5 15 और 1 16, और 3 एकम 3, 1 0 लगा दिया 30 वाला, 31,680 रुपये, 31,680 रुपये जो है खर्च होगा। इसका ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन दे रखे थे इसके 75,000 रुपये, 58,080 रुपये, 31,680 रुपये और 1,080 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, 31,680 रुपये। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर बनेगा इसका 92 यस 92 में दे रखा है भाई, वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो क्या कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, प्रश्न नंबर 92 है ये, वर्ग की प्रत्येक, वो कहता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में, भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि करने, 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कितने प्रतिशत उसके क्षेत्रफल में, मतलब अगर किसी वर्ग की भुजा की लंबाई या भुजा, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा को 20% से अगर वो बढ़ा देता है तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। आसान तरीका क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए कि क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो देखिए अगर भुजा की लंबाई को अगर हम ये माने, देखो 10 मान लें, अगर हम 100 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हो भुजा की लंबाई, तो सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि भुजा की लंबाई को आप 10 मानिए, केवल 10, कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं, आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। x मान के भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है वो डीप है, थोड़ा लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन भी ज़्यादा डीप रहेगी, टाइम वेस्टिंग। 10 मानते हो ना, तो अगर लंबाई में वृद्धि करेगा तो 20% की वृद्धि के बाद में उसकी भुजा जो है वो हो जाएगी
एक 12 हो जाएगी। 10 के अंदर 20% की वृद्धि करेंगे ना तो 12 आएगा। ये मुंह जुबानी हम बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर 100 मानते ना तो भुजा की लंबाई 120 हो जाती है अगर 20% की वृद्धि होती है तो यहां पर भुजा को मैंने 10 इसलिए माना तो ताकि हमें दिक्कत ना आए कैलकुलेशन में। तो क्षेत्रफल क्या आएगा? तो क्षेत्रफल आएगा, अगर भुजा की लंबाई 10 है ना तो क्षेत्रफल वर्ग का आएगा 100, क्योंकि भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। 10 का वर्ग आएगा ना, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। और 20% वृद्धि के बाद में क्षेत्रफल कितना आएगा? 12 का वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि 144 आएगा। कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी हुई? 44 हुई। तो क्योंकि आपने 10 माना था ना, 10 से कितनी हो गई? आपने 100, आपका क्षेत्रफल कितना था? 100 था, और बढ़ करके कितना हो गया? 144। तो आपको दिख ही रहा होगा ये कितने प्रतिशत बढ़ा। अगर पहले 100 था, देखो 10 लेने का क्या फायदा हुआ कि ये 100 से आपको डायरेक्ट पता चल गया 144 हो गया। तो 100 से 144 हुआ तो डायरेक्ट ही 44% की वृद्धि हुई। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हो, वैसे वृद्धि कितनी हुई है? 44। तो वृद्धि दर ज्ञात कर लीजिए इसकी, या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए, एक ही बात है, वृद्धि दर या वृद्धि प्रतिशत कह दो। तो वृद्धि कितनी हुई है वो बटे शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था आरंभ में, और गुणा में 100। ये नीचे आरंभ वाला क्षेत्रफल हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इसी से तो पता चलेगा ना कि वास्तव में कितना बढ़ा। तो ये लेना पड़ेगा आपको, क्षेत्रफल नीचे गुणा में 100। तो वृद्धि 44 की हुई है, क्षेत्रफल पहले 100 था और गुणा में 100, 100 से 100 घट गया, तो 44% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन दे रखे थे इसके अंदर, ऑप्शन थे इसके 44%, 40%, 20% और 22%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन, यानी कि 93% है। एक वीडियो बनाया था मैंने इसके ऊपर, है भाज्य संख्याओं के ऊपर, तो वो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? प्रश्न देखो ये पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये पूछ रखा है। और ऑप्शन दे रखे हैं भैया 0, 1, 2 और 3। तो देखो ऑप्शन तो मैं पहले बता दूं 2 है इसका आंसर, इसका 2 है सबसे छोटी अभाज्य। तो हम पहले ये जिक्र कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और 1 से विभाजित हो जाए, इन 2 संख्याओं के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो। बारी आती है शून्य की। शून्य जो है संख्या नहीं कह सकते, शून्य जो है एक संख्या है ही नहीं। बारी हमारी जो संख्याएं हैं वो शुरू होती हैं 1 से। जैसा कि मेरा एक वीडियो है संख्या पद्धति के ऊपर, वो आप देख सकते हो। 1 क्या है? 1 है प्रथम संख्या, तो उसके ऊपर ये रूल नहीं बनता है। तो 1 को आप प्रथम संख्या कह सकते हो, न वो भाज्य है न वो अभाज्य है। तो बारी आती है फिर 2 की। 2 से चेक कर सकते हो आप। हमारा नियम जो मैंने बताया कि जो खुद से विभाजित हो जाए और 1 से विभाजित हो जाए, इसके अलावा किसी भी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या अभाज्य होती है। और प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 देखो एक प्रश्न ये भी बनता है कि वो कौन सी सम संख्या है जो सम तो है लेकिन सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं केवल 2 को छोड़ के। तो 2 एक सम संख्या है और ये अभाज्य है। ये पहली अभाज्य संख्या भी 2 ही है, तो याद रखने वाली बात है 2। 3 भी अभाज्य तो है लेकिन ये प्रथम नहीं है, इससे पहले 2 है। बात क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर्सन पे, 94 पे चलते हैं। ये नहीं ये हाँ, ये 94 नंबर पर्सन, 94 नंबर पर्सन, 94 पर्सन में कहता है कि 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से 6 संख्याएं हैं, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है। पहली 3 का योगफल दे रखा है, वो है 36 है। तो अंतिम 3 का
योगफल क्या होगा, अंतिम 3 का पूछ रखा है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी काउंटिंग वाली संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, एन से लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होती हैं। मतलब इसमें हर बार एक ऐड होता है। अब इसने ये नहीं बता कि 1 से शुरू हुई, 2 से शुरू हुई, 3 से शुरू हुई, जैसा हमें नहीं पता, तो आप उसको x मान लो। उदाहरण के लिए आपने प्रथम प्राकृत संख्या x मानी, दूसरी इसकी इसके बाद में आएगी, x में 1 जुड़ेगा, ये दूसरी ये होगी आपकी, और तीसरी बनेगी आपकी x जमा इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो x जमा 2 बनेगी। तो उसने बोला, जमा का निशान मैंने ये 2 जमा के निशान इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसने बोला कि 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 का योगफल 36 है, तो ये बराबर मैं 36 लिख सकता हूं, पहली 3 का योगफल। आप यहां से x फाइंड आउट कर लो, x निकालोगे ना, तो 1x 2x और ये x हो जाता है 3x, और 1 2 हो जाते हैं 3, तो 3x जमा का 3 बराबर 36। x का मान निकालोगे ना तो वो 33/3 आएगा, क्योंकि 3 तो घट जाएगा और ये 3 भाग में जाएगा, तो 11 आया। तो हमारी प्रथम प्राकृत संख्या तो हुई 11, दूसरी 11 जमा का 1 यानी कि 12, तीसरी हुई 13, ये पहली 3 आ गई। अगली 3 निकालोगे ना तो 13 के बाद में क्या आएगा, 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा। इनका जोड़ ज्ञात करना है, बस ये सवाल है आपका। 14 3 42, 42 और 2 42 और 2 44 और 1 45 होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर होगा 45, तो 45 इसका आंसर आ गया। इसके बाद में आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा प्राकृत संख्याओं के, ये क्रमागत वाला मैटर था ना, इसलिए एक एक जोड़ा इसमें हमारी काउंटिंग। 95 का प्रश्न है ना, वो पेडागोजी का है, जैसा कि मैंने बोला पेडागोजी का हम लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे अलग से इन सभी प्रश्नों का। छठा, इसके बाद छठा यानी कि 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर प्रश्न गिवन है कि यदि, देखिए प्रश्न छोटा सा है, यदि 125 की पावर x है, 125 की पावर x है और बराबर ये है 3125 के, तो x का मान निकालना है, x का मान। तो x का मान पहला गिवन है 3/2, दूसरा इसका मान गिवन है 3, तीसरा इसका मान है 3/5 और चौथा इसका मान है 5/3। तो देखो इस तरह के प्रश्न करने के लिए ना आप या तो ये पुट करके देख लो x का मान, और ये दोनों मान जो है बराबर आ जाएंगे, लेकिन पुट करने में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, इस तरह के 125 की पावर x गिवन बराबर है 3125, तो आपको क्या करना है कि या ये आधार आप बराबर बनाइए। ये देखो ये आधार है जिसकी पावर x है ना, ये आधार है, ये इसकी रेडिकल है यानी कि पावर है, तो आप भी यहां पर इसके भी फैक्टर बनाइए, इसके भी फैक्टर बनाइए। 125 को ना आप 5 की 3 लिख सकते हो, और इसकी पावर x है ही बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 5 5 25 5 125 5 625 5 3125 होता है, यानी कि देखो आप 5 5 25 5 125 5 625 को 5 से करके देखो, 5 5 25 5 दूनी 10 और 2 12, 5 31 और 1 31, तो आप 3125 को कि अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 बार आएगा, तो 5 की 5 लिख सकते हैं इसको। अब ये इसकी पावर हटाएंगे ना, ये वाली ये पावर हटाएंगे तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, यानी कि इसकी पावर लिख सकते हो आप 3x हो जाएगी। अब देखो ये 5 और ये 5, ये दोनों साइड में आधार है, आधार बराबर तो पावर या रेडिकल्स भी बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो 3x बराबर 5, या x का मान निकालोगे तो 5/3 आएगा, जैसा कि हमने निकालना था, तो इसका ऑप्शन होगा चौथा 5/3, ये था। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 97 नंबर प्रश्न। 97 प्रश्न है 2/3 और दूसरा है 3/5 और 4/7 और 9/13 का एलसीएम पूछ रखा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य ये पूछ रखा है इसका। तो लघुत्तम समापवर्त्य के लिए पहला ऑप्शन इसने ए दिया है 20/3, बी ऑप्शन दिया है इसने 18/7, सी ऑप्शन दिया है इसने 42 और डी ऑप्शन दिया है इसने 36।
तो देखो इसके ऊपर भी वीडियो है मेरा, आप देख सकते हो उसको। जब भिन्नों का, ये भिन्न है 1 2 3 4, चारों के चारों भिन्न है। जब हमें भिन्नों का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालना होगा तो उसके फार्मूले हैं। अगर इनका एलसीएम निकालना है ना, तो अंशों का ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अंशों का एलसीएम, अगर आप इनका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंशों का एलसीएम, और इसके नीचे आएगा हरों का एचसीएफ। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता, अगर इन्हीं का ही एचसीएफ निकालना होता तो हमें क्या करना पड़ता, अंशों का एचसीएफ निकालना पड़ता और नीचे हरों का एलसीएम। बस ये फार्मूला है इसका, ये नीचे वालों का एलसीएम, मतलब अंशों का वो निकलेगा जो आपको वास्तव में निकालना है, नीचे उसका अपोजिट आएगा एलसीएम एचसीएफ में से। तो हमें तो ये तो करना नहीं है एचसीएफ वाला, यहाँ पर एलसीएम निकालना है केवल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश का मतलब है 2 3 4 और 9 का तो निकलेगा एलसीएम, और 3 5 7 और 13 का निकलेगा यहाँ पर एचसीएफ। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 4 9 का एलसीएम निकालेंगे ना, देखो आप मुझे नहीं बता सकते, आई थिंक मेरे साथ 36 आएगा। 2 3 4 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 और 9। अब ये 3 से कट जाएगा, 1 1 2 और 3। अब ये कुछ किसी से नहीं कटेगा, गुणा कर ले, 2 3 6 दूनी 2 3 6 दूनी 12 3 36, देखो 36 आया। तो इनका एलसीएम आएगा 36, और बारी आती है इनके 3 5 7 13 के एचसीएफ की, ये मुंह जुबानी बता सकते हो, 1 आएगा। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वीडियो देख सकते हो, फिर भी मैं रिपीट कर दूं। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से, दी गई संख्या कौन सी, जिनका एलसीएम निकालना है, उनसे वो छोटे से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि 36 वो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी। 36 से छोटी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन चारों से विभाजित होगी। 36 से छोटी नहीं, बड़ी हो सकती है, छोटी नहीं हो सकती। तो 36 एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, वो बड़े से बड़ी संख्या है जो खुद भाग करेगी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, वो बड़े से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को खुद, उन दी गई संख्याओं को भाग कर दे। बड़े से बड़ी संख्या है, वो सबसे बड़ी है, उसे छोटी हो सकती है, उसे बड़ी नहीं हो सकती। वो सबसे बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि 3 5 7 13 को अगर बड़े से बड़ी संख्या भाग करने वाली कोई है तो वो 1 है, और कोई संख्या है ही नहीं। यानी कि जो इन संख्याओं को, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो चारों को भाग कर सके। तो 1 तो कर ही देगी, तो 1 नीचे कर दिया, तो 36/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है डी, ये इसका ऑप्शन। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। 97 नंबर प्रश्न था ये। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 98 वाला, जो है पेडागोजी का है, अलग वीडियो बनेगा। इसके बाद में हम लेते हैं 99 का। 99 में कहता है कि 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत दे रखा है। 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत दिया गया है। 71 था, 71 था, परंतु जांच करने पर पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय तो 42, और एक और दूसरा छात्र था, और दूसरे के 32 के स्थान पर 74 अंकित हो गए। तो सही औसत ज्ञात करना है इसमें। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत ये था, 71 था, औसत निकाल दिया। लेकिन बाद में पता चला
कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 उसमें डाल दिए गए विद्यार्थियों के अंकों के अंदर जब उनका डाटा तैयार किया गया, और एक विद्यार्थी और था उसके 32 थे, उसकी जगह पे क्या कर दिया गया 74। तो वो कहता है कि सही औसत क्या है। तो इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो फिलहाल औसत है उसकी सहायता से जितने विद्यार्थियों का औसत आया हुआ है उनके कुल प्राप्तांक निकाल लेंगे। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आपको पता ही होगा। औसत का फार्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योगफल बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत वाला टॉपिक भी मैंने करवा रखा है। तो यहां पर कुल अंक, कुल प्राप्तांक अगर हमें निकालना होगा तो उस फार्मूले से निकलेगा, क्या करेंगे, औसत की गुणा कर देंगे आंकड़ों की संख्या से, यानी कि 14 से गुणा कर देंगे। 14 एकम 14, 14,98 और 1,99। मतलब ये जब औसत 71 था 14 विद्यार्थियों का, तो उनके प्राप्तांकों का योग आ गया 994। अब गलती कहां हुई है वो देखिए। प्राप्तांक 56 की, उसके प्राप्तांक 56 थे लेकिन उसकी जगह पे कितने ले लिए 42। तो दो गलत लिए थे ना, उनका जोड़ कर लो। 42 ले लिए 56 की जगह पे, वो दूसरे के 32 के स्थान पर 74 ले लिए। तो ये अंक ये इसमें जुड़े हुए हैं। और वास्तव में वो कितने अंक थे छात्र के 56 थे के, तो पहले वाले के, दूसरे वाले के 32 थे। तो ये सही वाले जोड़ लो। अब ये 42 और इसको 74 को जोड़ोगे ना आप, तो ये 4 और 2 6 और 7 और 4 11, ये 116। 116 के बजाय थे होने कितने थे, 6 और 2 8 और 5 और 3 8, 88 होने थे। इसमें से 88 घटा दो आप, तो कुल सही प्राप्तांक मिल जाएंगे हमें। सही प्राप्तांक कैसे मिलेंगे, जो 994 थे उसमें से क्या घटा देंगे हम, ये 116 में से 88 और घटा लो। 16 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 28। इसमें से क्या करना पड़ेगा 28, मतलब एक्स्ट्रा अंक इसमें गए हुए हैं। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप ये ऐसे भी कर सकते हो कि 994 में से आप ये गलत वाले पहले घटा दो और ये सही वाले, मतलब गलत वाले अंक कितने थे 116, इसमें से 116 घटा दो और ये 88 जोड़ दो। या फिर इन दोनों का अंतर निकाल करके जो अतिरिक्त हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देखो आप ये ऐसे कर सकते हो, सही प्राप्तांक निकालने के लिए 994 में से जो गलत जुड़े हुए हैं, यानी कि गलत थे 42 और 74, 116 इसमें से घटा दो, और इसमें ये सही वाले जो कि 56 और 32 थे जिनका जोड़ 88 आया था, ये 88 जोड़ दो। ऐसे भी कर सकते हो आप। तो बात वही की वही आएगी, क्योंकि इसको और इसको हल करोगे तो माइनस के ये 28 ही आएगा। तो 28 से डायरेक्ट घटा दिया मैंने, तो मैंने ये इसलिए कर रहा था ऐसा। तो 14 में से 8 गए तो 6 बचेगा, 8 में से 2 गया तो भी 6 बचेगा। तो 966 इसका सही, मतलब जो कुल प्राप्तांक है वो एक्यूरेट है 966। आपको निकालना था औसत। तो कुल प्राप्तांकों को जो है आप विद्यार्थियों की संख्या से, यानी कि 14 से भाग करेंगे। तो 14 सत्ते 98 होते हैं, तो 14 छिक्कम 84 होता है, और 14 निम्न 126। तो 69, जो पहले 71 था वो गलत था, और हमारा सही औसत क्या होगा 69। इसके ऑप्शन दे रखे थे 69, 71, 74, 68। तो ए ऑप्शन जो है वो 69 होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा 100 नंबर प्रश्न है। ये 100 नंबर प्रश्न में कहता है कि एक होज 15 मीटर लंबा है। एक होज 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर चौड़ा एवं 3 मीटर गहरा है। 3 मीटर गहरा है। उसकी चारों दीवारों व पेंदे की मरम्मत करने का व्यय मतलब होता है खर्च का व्यय दे रखा है ₹24 प्रति वर्ग मीटर।
प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा, की दर से कितना होगा। ऑप्शन लिख देते हैं भाई। ऑप्शन है 9600, दूसरा ऑप्शन 4800, तीसरा ऑप्शन 3600 और चौथा ऑप्शन है 7200। तो क्या करना होगा, देखिए एक होज है 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, मतलब एक घनाभ के आकार का हुआ ये, और उस पर उसकी चारों दीवार और उसका जो पेंदा मतलब तली को पेंट करना है, और 1 वर्ग मीटर के ऊपर जो खर्च है वो 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो हमें जिस जिस जगह को पेंट करना है उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो इसके ऊपर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 तो इसकी दीवार हो गई, क्योंकि ये घनाभ के आकार का है ना, एक इसका बेस यानी कि पेंदा, उसका भी क्षेत्रफल अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसका आप ये समझ लीजिए कि खोखला अगर ये होता, खोखला अगर इसके नीचे का पेंदी और ऊपर वाला स्पेस ढक्कन टाइप नहीं होता और क्लोज नहीं होता, घनाभ क्लोज नहीं होता, तो 4 दीवारें बचती हैं, उसका क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर मैं ये कहूँगा कि जहां जहां पर पेंट करना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल ये किसका है, जहां पेंट करना है, पेंट वाला क्षेत्रफल। तो ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई और ये मीटर गहराई है ना, इसको आप एच कह सकते हो, गहराई या ऊंचाई कह लो, एक ही बात है। तो जो घनाभ का 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, एल बी जमा एल बी जमा बी एच जमा बी एच, ये होगा। या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने कहीं देखा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बनेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, और प्लस में इसका बेस की बात की जाए तो इसका बेस क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। देखो आप ऐसे एक बार बना के दिखाता हूं मैं, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ये इस तरह से है, मतलब ये जो नीचे का बेस देख रहे हो ना, ये वाला देखो, मैं ये भुजा इस तरफ आ गई, और ये वाला बेस, इसको थोड़ा लंबा करता हूँ, 1 मिनट, ये यहाँ कर देता हूँ, इसको थोड़ा समझ में आएगा फिर। ये नीचे वाला आप एरिया देख रहे हो ना, ये वाला ये यहाँ तक का, इसके ऊपर पेंट करना है। ये सामने वाली दीवार, ये जो आप एक आयत देख रहे हो, इसका पेंट करना है। एक ये वाला इसका पेंट करना है। एक ये साइड वाली, ये देखो ये वाली, इसका पेंट करना है। एक वो बैक साइड में ये वाला, इन 4 का, और ये नीचे वाला, यानी कि 5 एरिया हैं जिनका क्षेत्रफल जिसके ऊपर हमें पेंट करना है। तो पहले में इस क्षेत्रफल का पता चल जाएगा इन 5 की 5 जगहों का। तो ये तो 4 जगह आई, कौन सी वाली, ये सामने वाली, ये साइड वाली, वो बैक वाली, और ये इस साइड वाली, इन 4 का आ गया। ये नीचे वाला जो बच गया ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई मान के चलते हैं हम। और लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी, 15 मीटर और 10 मीटर। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, एल गुणा में बी। तो ये क्षेत्रफल आएगा जिसके ऊपर हमें पेंट करना है। और इसमें से आप बी कॉमन ले सकते हो। तो बी कॉमन लोगे आप तो किसके बराबर आएगा, बी कॉमन लेंगे तो 1 मिनट, ऊंचाई थी ना, तो ये एल एच और बी एच आएगा, सॉरी, ये एल एच और बी एच आएगा, सॉरी, ये बनेगा इसका क्षेत्रफल, सॉरी, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, लंबाई तो हमने इसको माना था, लंबाई और चौड़ाई। तो ऊंचाई देखो, ये जो है, अगर इस तरह से हम बनाते हैं, जैसे यहीं पर इसी के ऊपर देख लेते हैं, ये जो है ये इसकी एच है, और ये इसकी अगर एल मानते हो तो ये इसकी बी है, तो ये इसकी एच है, ये भी एच है, ये पीछे एच है। तो ये 4 एच आपको दिख रही होंगी, तो मैंने ये गलत ले लिया था, हम सॉरी बोल रहा हूँ मैं, एल बी की बजाय यहाँ पे आएगा एल एच आएगा, एल एच बी एच प्लस एल गुणा में बी। एल गुणा में बी क्या है, बेस वाला। तो यहाँ से आप एच कॉमन ले लीजिए, एल प्लस बी बचेगा यहाँ पर, और गुणा में एल क्रॉस बी, ये बनेगा इसका जमा में। तो 2 इंटू एच क्या है हमारा, 3 इंटू 2 गुणा में 3 हो जाएगा ये, और एल प्लस बी करेंगे तो
15 जमा का 10, और L गुणा B करेंगे तो L गुणा में B करेंगे तो 15 गुणा में 10, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 गुणा में 25, और प्लस में 15 में आया 150, और 25 छिक्का कितने होते हैं भैया 150 ही ये होंगे, और 150 वो आगे हो गए। तो क्षेत्रफल आया भैया हमारा 300 वर्ग मीटर। यानी कि जहां जहां पेंट करना है, आई थिंक ये डाउट क्लियर हुआ होगा आपको ये वाला। तो क्षेत्रफल आया जिस जहां पर हमें पेंट करना है वो आया 300 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर के ऊपर खर्चा होता है 24 रुपये, 1 वर्ग मीटर के ऊपर। तो 300 पर कितना खर्च होगा, 300 को 24 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 24 तिया 72, और 72 के आगे 00, तो 7200 रुपये, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है बनेगा। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये H, ये L, ये B, तो मैंने गलती क्या कर दी थी वहां पर, ये लेने में LB प्लस BH कर दिया था, बल्कि इन दोनों में ऊंचाई का यूज हो रहा है ना। देखो इसका निकालेंगे, इस सामने वाली भुजा का मतलब आयत का क्षेत्रफल वो आएगा L और H की गुणा करने से, ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई मान लो एक प्रकार से जो ऊंचाई है, और ये स्पेस सेम टू सेम इसके पीछे भी है, तो 2 कॉमन मैंने इसलिए लिया। ऐसे BH, जैसे कि ये साइड वाला, इसमें ये चौड़ाई B है, ऊंचाई H ही है, तो गुणा इसका क्षेत्रफल निकलेगा B और H की गुणा करने से। और ये वाला और इसके बिल्कुल सामने का पोर्शन देखो, ये वाला और ये वाले 2 पोर्शन बनेंगे, तो 2 कॉमन इसलिए ले रखा है। और ये नीचे वाला जो है इसमें L और B काम करेगा, तो ये L क्रॉस B आ जाएगा हमारे आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से। तो ये था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फल विक्रेता ने, देखिए ये प्रश्न है, इसके ये ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा आई थिंक। 101, एक फल विक्रेता ने रुपये 750 की दर से 2 पेटी आम बेचे, 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ तथा दूसरी पर 25% हानि हुई। 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखो, एक फल विक्रेता ने 750 की दर से 2 पेटी आम बेचे, यानी कि 2 पेटियां बेची जिनका विक्रय मूल्य बराबर था। 2 पेटी आम की बेची उसने, फल विक्रेता ने। एक पेटी पर 750 की दर से, मतलब दोनों पेटियों का विक्रय मूल्य बराबर। यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य जो है वो बराबर है दोनों पेटियों का। एक पर हुआ लाभ कितने प्रतिशत हुआ? 25% का। दूसरे पर हुई हानि 25% की ही। तो इस स्थिति में जब विक्रय मूल्य बराबर हो और लाभ एक वस्तु पर, जैसे यहां पर 2 पेटियां दे रखी हैं, एक वस्तु पर लाभ हो रहा हो और दूसरी पर उतने प्रतिशत की हानि हो रही हो, तो इस कंडीशन में पूरे सौदे पर हानि होगी। और वो हानि कितनी होगी? देखिए, मैं ऑप्शन एक बार लिखो, इसके ऑप्शन है इसके, देखो पहला ऑप्शन है इसका 5% लाभ। 5% लाभ, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन हमारा इसका है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। तीसरा ऑप्शन है इसका 6.25% लाभ, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है 6.25% हानि। तो मैं कहूंगा इसका चौथा ऑप्शन हानि वाला ओके है। लाभ नहीं हो सकता, तुक्का भी मार सकते हो आप, न लाभ न हानि हो सकती है, न लाभ हो सकता है। तो लाभ वाले दोनों, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा कौन सा? 6.25
25% की हानि। लेकिन ना कई बार क्या होता है कि इस तरह के ऑप्शन नहीं देते, जैसे इसमें लाभ का दे दिया, न लाभ न हानि का दे दिया, एक दूसरा भी लाभ का दे दिया, चौथा ऑप्शन हानि का दिया, एक ही ऑप्शन हानि प्रतिशत का दिया उसने। तो उस कंडीशन में फिर ये कैलकुलेट करना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो हम वो भी जिक्र कर लेते हैं कि जब दो वस्तुओं को बेचने, समान मूल्य पर दो वस्तुओं को बेचा जाए, एक वस्तु पर जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा हो, दूसरे पर उतनी ही प्रतिशत की हानि हो रही हो, तो हमेशा हानि प्रतिशत में उतर आएगा, मतलब हमेशा हानि होगी। और वो कितने प्रतिशत की हानि होगी कि जो लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है ना, तो यहाँ पर 25% की लाभ या हानि हुआ है, उसका वर्ग करके उसको 100 से भाग कर दो, बस आपको ये काम करना है। विक्रय मूल्य बराबर हो, लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो दोनों वस्तुओं का, तो हानि होगी। हानि प्रतिशत निकालने का फार्मूला का जो ट्रिक है हमारी, वो क्या है कि ये जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई उसका वर्ग करके 100 से भाग कर दो। 25 का वर्ग होता है 625, 100 से भाग करोगे इसको तो 6.25% की हानि होगी, जैसा कि ऑप्शन मैंने बताया। आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा। विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 102 नंबर प्रश्न दिया गया है। इसमें 102 प्रश्न में कहता है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 4 हो, x माइनस 1/x बराबर 4 हो, तो x की 3 माइनस 1/x की 3, इसका मान निकालना है। 1/x की 3 ऑप्शन लिख देता हूं मैं बार बार फिर से। a का मान है भैया 60, b का मान है 76 यानी कि 76, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा और लास्ट ऑप्शन है 72। ये ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं। x माइनस 1/x का मान 4 दिया गया है, तो x की 4, x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान निकालना है। तो देखो इसको ले लो आपने इसका अगर हम घन कर दें, या फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पहले मैं ये एक बार क्लियर कर देता हूं। आपने देखा होगा a माइनस बी का घन, इसका फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो वो होगा a का घन माइनस बी का घन माइनस का 3ab इंटू ए माइनस बी, सॉरी ये फार्मूला होता है a की 3 माइनस बी की 3 का, या सॉरी a माइनस बी की 3 का। तो इसका दोनों तरफ घन करने से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/x का घन बराबर किसके हो जाएगा, 4 के घन के बराबर। इसका घन खोल दो आप, इसका घन खोलते हो तो इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी के घन का, जो कि मैंने गिवन है। a की 3 करना पड़ेगा, तो a तो है आपका ये और b आपका है ये। a का घन करेंगे तो x की 3 आएगा, b का घन करेंगे तो माइनस का 1/x की 3 आएगा, माइनस का 3ab करेंगे ना तो माइनस का 3 गुणा में a क्या है x और गुणा में b क्या है 1/x, तो ये x से x कट जाएगा तो माइनस का 3 आएगा अकेला। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा अकेला, माइनस का 3, और ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस का 1/x, और बराबर किसके हो जाएगा, 4 के घन के बराबर। 4 का घन क्या था ना हमने दोनों तरफ घन करने पर, तो 4 का घन होता है भैया 64। आई थिंक ये डाउट यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब यहां पर ये x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस में 3 इंटू एक्स माइनस 1/x बराबर 64, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसका मान गिवन है, x माइनस 1/x का मान कितना है, 4 के बराबर। यहां पर पुट कर दीजिए तो x की 3 माइनस 1/x की 3, ये इसका मान निकालना होगा तो यहां पर पुट करेंगे ना हम 4, तो 4 की 3 से गुना आएगी ये, गुना, क्योंकि ब्रैकेट वाली संख्या का मान 4 है, तो 3 चौके 12, माइनस का 12 बराबर किसके हो जाएगा, 64 के। तो इसका मान तो निकालना था, ये 12 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा, तो ये 12 जुड़ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 76 के। तो x की 3 माइनस 1/x की 3 का मान किसके बराबर होगा, 76 के। तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो ये थे मैंने 10 प्रश्न किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बकाया प्रश्न हम हल करने वाले हैं। आशा करता हूं डाउट क्लियर हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।